Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Actually, in the last class, we have started with the stereoisomerism. And in the stereoisomerism topic, we have started with the chirality वाला last class में किया था बेटा, है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो आपको अभी सिखाया था कि कायरल कार्बन एटम कैसे काउंट करते हैं. तो इज दैट क्लियर? सभी को काउंट करना आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, उसके बाद है टॉपिक ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक बार दोबारा से लिखते हैं, फिर इसकी नेक्स्ट कंडीशंस करेंगे आज. ऑप्टिकल एक्टिविटी. So here we are going to find out the conditions for substance to be optically active. What are the conditions जिससे पता लगता है कि कोई substance optically active है या नहीं है? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करी थी फर्स्ट कंडीशन, दैट इज कायरलिटी. कायरलिटी के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटम्स, कायरल एटम्स कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करना है. आज थोड़ा सा हम इसको ऑप्टिकल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे. कायरलिटी है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम. It is not the property of an atom, but it is the property of entire molecule. But it is the property of the entire molecule. ये पूरे molecule की property होती है, किसी एक atom की property नहीं होती है. ठीक है? For organic compounds, containing one chiral center, they are optically active. इसमें कोई डाउट नहीं है. जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक OH लगा है, एक Cl लगा है, एक H लगा है और एक Br लगा है. तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये कायरल सेंटर है इसमें. तो हमें इसकी मिरर इमेज देखनी है. तो मिरर इमेज कैसे बनाएंगे इसकी? OH जब इसके सामने मिरर लगा होगा तो ये जो राइट हैंड साइड वाला ग्रुप है Cl, ये हमें यहाँ पे दिखाई देगा, H यहाँ पे दिखाई देगा और Br यहाँ पे दिखाई देगा. ठीक है? तो ये एक कायरल सेंटर है और ये उसकी मिरर इमेज है. दिस इज कॉल्ड मिरर इमेज ऑफ दैट. अब क्या होता है कि ये कायरल सेंटर है, मैंने अभी ऊपर लिखा है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा. तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. अब अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज, ये भी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना, जो इसकी मिरर इमेज है, बिकॉज इसमें भी सारे ग्रुप डिफरेंट है. तो ये आपस में होंगे इनएंशियोमर्स. These two are enantiomers. Enantiomers क्या होते हैं? The optically active compounds that are non-superimposable mirror images of each other. Non-superimposable mirror images of each other.
that are non-superimposable mirror image of each other are called as the enantiomers. इनको हम बोलते हैं ये enantiomers हैं. मतलब इनएंशियोमर्स बेसिकली मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. डिफरेंस क्या होता है कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है. पहले तो मतलब इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखा जाए तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट नहीं होगा. देखो इसको इसके ऊपर रखेंगे तो Cl इधर आएगा और Br इस साइड आ जाएगा. अगर आप बोलो कि हम इसे घुमा के रख देंगे तो घुमा के रख के भी ये फिट नहीं होगा. उसका रीजन क्या है कि इसमें देखने में आपको ऐसे लग रहा है कि चारों बॉन्ड इन द ऑन द प्लेन ऑफ अ पेपर है, बट एक्चुअली में ये वाला एक बॉन्ड अबव द प्लेन होता है और दूसरे वाला बॉन्ड बिलो द प्लेन ऑफ अ पेपर होता है. ठीक है, तो जब हम इसे घुमाएंगे तो फिर अबव वाला बिलो हो जाएगा, बिलो वाला अबव हो जाएगा. दैट्स वाई फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता, ये ऑप्टिकली इन नॉन सुपर इम्पॉसिबल रहता है दोबारा. मतलब फिर ये एक इस मिरर इमेज के ऊपर फिट नहीं होगा. इसको भी यहाँ से बना सकते हो ऐसा. Cl अब इधर को नजर आएगा ना. दिस वुड बी Cl एंड दिस वुड बी OH. तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंपाउंड में एक कायरल कार्बन एटम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक कायरल कार्बन एटम वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा. और अगर उस कंपाउंड को और उसकी मिरर इमेज को देखा जाए तो वो आपस में इनएंशियोमर्स का रिलेशनशिप रखते हैं. इनएंशियोमर्स क्या होंगे? ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज पे फिट नहीं होते. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ इनएंशियोमर्स. ठीक है, इसको आपको देखने में लग रहा होगा कि घुमा के रख देंगे तो बैठ जाएगा, पर नहीं बैठेगा. ये एक्चुअली में बोर्ड के ऊपर नहीं है बॉन्ड, ये अबव द बोर्ड है. मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ 2D में नहीं है. ठीक है, दिस इज अबव द प्लेन ऑफ अ पेपर, दिस इज बिलो द प्लेन ऑफ अ पेपर. तो अगर इसे घुमा के एडजस्ट करोगे ना तो अबव बिलो इंटरचेंज हो जाएंगे. दैट्स वाई आपके पास ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल ही रहेगा हमेशा. तो दिस इज अ कायरलिटी. अब क्या सिर्फ कायरलिटी ही कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, या जितने भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होंगे वो कायरल होंगे? बहुत है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अब देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH. तो ये कार्बन आ गया, कार्बन के साथ एक CH3 आ गया, एक H आ गया, एक कार्बन के साथ ये जो ग्रुप आ गए COOH, और एक कार्बन के साथ आ गया CH3 हो गया, H हो गया, COOH हो गया, एक OH लगा लो. तो दीज आर द 4 ग्रुप्स. अब ये तो एक कार्बन एटम है, 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो ये तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ठीक है, अब देखो एक और कंपाउंड, टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड बेटा क्या होगा? टार्टरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है COOH, COH एंड H, COH एंड H, COOH. ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है. ये 4 कार्बन एटम है. इसमें से अगर आप कार्बन नंबर 2 को देखो तो कार्बन नंबर 2 के देखो कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं. OH यहाँ पे लगा हुआ है, H यहाँ पे लगा हुआ है, COH यहाँ पे लगा हुआ है. और ये सारे ग्रुप को इकट्ठा कर लो, CHOH COOH. कार्बन नंबर 2 पे 4 के 4 ग्रुप डिफरेंट हैं. तो यानी कि कार्बन नंबर 2 क्या है? एक कायरल कार्बन है. इसी तरह कार्बन नंबर 3 को देखो, कार्बन नंबर 3 पे एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक COOH लगा हुआ है, एक कार्बन के साथ लगा हुआ है HOH एंड COOH.
ठीक है, तो ये भी हो गया आपका कायरल कार्बन। अब यहाँ पे दो कार्बन कायरल है, कार्बन नंबर 2 भी कायरल है, कार्बन नंबर 3 भी कायरल है, बट ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसीलिए मैंने आपको बोला था पिछली एग्जांपल में कि जब तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक ही कायरल सेंटर है तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। एक ही कायरल कार्बन है तो 100% वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और वो जो जब नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देगा तो वो कंपाउंड और उसकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ये आपस में कैसा रिलेशनशिप रखेंगे, ये आपस में इनएंशियोमर्स होंगी। अब यहाँ पे 2 कायरल कार्बन एटम है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, बट स्टिल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। Now, what is the reason behind the optically inactive nature of this? रीजन इज कि यहाँ पे अगर इसमें से कोई एक प्लेन पास किया जाए, ऐसे इसको सेंटर में से कट कर दिया जाए, तो अपर हाफ और डाउन हाफ ये बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज बनते हैं। जब आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें से कोई ऐसा प्लेन, इमेजिनरी प्लेन पास करने पे वो दो एग्जैक्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। This is called as the plane of symmetry, which divides the molecule, ये imaginary होता है, which divides the molecule into the exact two halves. The molecules into exact two halves, जो molecule को exactly दो portion में, half portion में डिवाइड कर देता है, तो इसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करता है, इसको जब दो इक्वल पोर्शन में ये मॉलिक्यूल बढ़ जाता है तो ये है तो ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसका ऊपर वाला पोर्शन जो हाफ ऑप्टिकल एक्टिविटी देता है वो इसके डाउनवर्ड वाली हाफ ऑप्टिकल एक्टिविटी से कैंसल आउट हो जाती है, इसलिए ये ऑन द होल ऑप्टिकली इनएक्टिव आता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। टार्टरिक एसिड में क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है बेटा, दिस इज द cancellation of optical activity of one half of the molecule by the another half. The another half is called इंटरनल कंपनसेशन, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो इसका ये मतलब हुआ, इससे हमें ये बात समझ में आई कि अगर हमारे पास दो कायरल कार्बन एटम हो तो ये जरूरी नहीं होता कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो अगर हमारे पास दो कायरल कार्बन एटम है तो उसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने से वन हाफ अगर दूसरे हाफ से कैंसल आउट हो जाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऐसा कंपाउंड फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और ऐसे कंपाउंड को एक और नाम देते हैं मीजो, इसको लिखा जाता है मीजो कंपाउंड्स। तो टार्टरिक एसिड के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बातें कि टार्टरिक एसिड में दो कायरल सेंटर हैं, कायरल कार्बन 1, कायरल कार्बन 2, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है जिसमें इंटरनल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ये। और ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज अ मीजो कंपाउंड, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीजो। ठीक है, अब इससे ये बात तो हमें पता लग गई, दिस वन थिंग इज क्लियर कि अगर आपके पास इंटरनल कंपनसेशन हो गया इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है प्रेजेंट, मीजो कंपाउंड है, तब कायरल कार्बन एक से ज्यादा यानी कि दो वाले केस में वी आर नॉट 100% श्योर कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशंस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
अब एक थर्ड कैटेगरी का कंपाउंड देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एलीन्स। एलीन्स क्या होती हैं? देखो, एलीन्स इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है। लेट अस सपोज कि वहां पे ये दो ग्रुप लगे हुए हैं ऑन ईच दिस कार्बन एटम। ये जो एक्सट्रीम वाले कार्बन एटम है, ये दीज टू आर द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, और ये जो सेंटर वाला कार्बन एटम है दैट इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। इसकी स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसी है, मतलब एक हाथ ऐसा है हॉरिजॉन्टल और एक हाथ ऐसा है वर्टिकल। ठीक है, तो इसको किसी भी तरीके से आप दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर ऐसे पास करोगे बीच में से, लेट मी ड्रॉ इट अ डिफरेंट कलर। अगर इसको ऐसे पास करोगे, देखो इसको कैसे कट किया जा सकता है, इसको या तो ऐसे कट कर दो या ऐसे कट कर दो। तो ऊपर नीचे कट करोगे तो ये दोनों डिफरेंट आ जाएंगे, अगर ऐसे कट करोगे, ऐसे कट किया ऐसे, तो ये दोनों डिफरेंट आ गए, अगर ऐसे कट किया तो ये दोनों डिफरेंट आ गए। तो इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो एलीन के केस में क्या देखा गया कि अगर तो एलीन्स में है कंडीशन नंबर 1, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर तो एलीन्स में है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर 1। नंबर 2 इज two groups attached to two groups attached to each sp2 hybridized atom are different. sp2 hybridized carbon atom are different. अगर जो दो ग्रुप अटैच हैं sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम पे वो डिफरेंट हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देन इट वुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है ही नहीं कोई भी, ये सारे तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज है, तो ये कैसे कायरल कार्बन एटम है? ये कायरल तो हो ही नहीं सकते, ये ए कायरल कार्बन एटम है। तो ए कायरल कार्बन एटम है तब भी क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है कायरलिटी वाली कंडीशन से। अगर तो एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, तो ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर बेटा प्लीज बी ऑन म्यूट, प्लीज बी ऑन म्यूट। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, तब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर एक कायरल कार्बन है एलीन जैसा, तब भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक कार्बन एटम वाले में तो कायरलिटी की कंडीशन ओबे होती है कि इफ द कंपाउंड इज हैविंग द वन कायरल कार्बन एटम देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज 100% ट्रू। बट अगर उसमें एक से ज्यादा कार्बन एटम है, तो अगर कायरल कार्बन नहीं है तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर कायरल कार्बन है तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा कायरल कार्बन, एक से ज्यादा कार्बन वाले केसेस में कायरलिटी की कंडीशन होल्ड नहीं करती। इससे ये कंक्लूजन हमारे पास आता है सेकंड वन कि कायरलिटी इज द वन ऑफ द कंडीशन, the chirality is the one of the condition for the substance to be optically active, for the substance to be optically active, but it is not the essential condition। ठीक है, मतलब कायरलिटी एक कंडीशन तो है किसी सब्सटेंस की ऑप्टिकली एक्टिविटी की, पर ये असेंशियल कंडीशन नहीं है। कई बार क्या होता है कि कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम है तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और कई बार क्या होता है कि कायरल कार्बन एटम है ही नहीं, जैसे एलीन वाला केस, तब भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। इसलिए हमें जाना पड़ा सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन फॉर द सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव
condition for the substance to be optically active is the सेकेंड कंडीशन क्या है किसी भी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी की? दैट इज द डिससिमेट्री. सेकेंड कंडीशन फॉर द कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इज द डिससिमेट्री. ठीक है, उसके पास कुछ भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए. ठीक है, द कंपाउंड या द ऑर्गेनिक कंपाउंड should not contain any of the symmetry element. अब ये सिमेट्री एलिमेंट होते कैसे हैं, क्या पता लगेगा? जैसे हमने बात की पीओएस की, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको आप बोलते हो. प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, मतलब शुड नॉट बी प्रेजेंट, है ना, जैसे टार्टरिक एसिड में देखा. The second is the after plane of symmetry, the second will be center of symmetry. Center of symmetry भी नहीं होना चाहिए, should not be present. Should not be present. Center of symmetry नहीं होना चाहिए, that should not be present. And center of symmetry की एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे एक कंपाउंड ले लिया, लेट अस सपोज ये कंपाउंड है कोई M. ठीक है, या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, रुको, साइक्लोब्यूटेन ले लेते हैं, ये और आसान है. ये साइक्लोब्यूटेन ले लिया. इस साइक्लोब्यूटेन में यहाँ वाले कार्बन पे एक लगा हुआ है ग्रुप COOH. आई नीड सम स्पेस, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इसको छोटा ही बना देते हैं. ये साइक्लोब्यूटेन हो गया. साइक्लोब्यूटेन पे यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है COOH. अब इससे बिल्कुल ऑपोजिट कार्बन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रुप लगा हुआ है COOH. यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है CH3. इससे बिल्कुल ऑपोजिट कार्बन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रुप लगा हुआ है CH3. तो इस मॉलिक्यूल में ना हम अपने से सपोज कर सकते हैं एक हाइपोथेटिकल सेंटर. ठीक है, यह एक हाइपोथेटिकल सेंटर आ गया, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री. दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री. अब ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये कैसे पता लगाओगे आप? देखो, अगर इस सेंटर ऑफ सिमेट्री से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करके कोई ग्रुप तक पहुंचते हैं, जैसे इस यहाँ तक गए और इससे अबव द प्लेन गए तो COH मिला, तो इतना ही डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना ही डिस्टेंस हम कवर अप करेंगे और इस कार्बन एटम से फिर उतना ही डाउन द प्लेन जाएंगे तो हमें ये ग्रुप मिला. तो इसका मतलब है ये दोनों डायगोनली एक दूसरे के प्रेजेंट है ना. तो इसी तरीके से ये, तो ऐसा कोई अरेंजमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको दिखाई दे रहा है जो सिमेट्रिकल है, मतलब उसमें आप एक इमेजिनरी सेंटर ड्रॉ करके उससे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करके दो सेम ग्रुप्स तक पहुंच सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे कि इसमें ये प्रेजेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री. और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है तो इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है.
ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें किसी भी तरह की सिमेट्री की, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की थी हमने, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, फॉर एग्जांपल इन टार्टरिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री था, पीछे एग्जांपल पड़ी थी, फॉर एग्जांपल इन टार्टरिक एसिड POS इज देयर, प्लेन ऑफ सिमेट्री था, सो वो क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था। और ये सेंट्रल सिमेट्री है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमारा कंपाउंड क्या होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी डिससिमेट्रिक। ठीक है, डिससिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, और जिसे अल्टीमेट कंडीशंस कहते हैं, दैट इज द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। अब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का क्या मतलब है, देखो कोई भी कंपाउंड हो सकता है कि वो पहली कंडीशन ना ओबे करे कायरलिटी की, ये भी हो सकता है कि वो सेकंड कंडीशन ना ओबे करे डिससिमेट्री की, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, या जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि असेंशियल कंडीशन है। दिस इज द वन ऑफ द असेंशियल कंडीशन फॉर द सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये असेंशियल कंडीशन है किसी सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी की। एंड हाउ यू आर गोइंग टू चेक आउट दिस कंडीशन, आप कंपाउंड लो, उसका मिरर इमेज बना लो, अगर वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट हो जाता है तो वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रखता है। अगर वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर फिट नहीं होता तो दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। जैसे ये कंपाउंड है, मैंने पहले भी लिया है ये ऐसा कोई कंपाउंड, ये कंपाउंड ले लिया हमने, हमने इसकी मिरर इमेज देखी, एरो नहीं लिखते हैं इसमें, मिरर का साइन बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें मिरर इमेज देखी है हमने, तो जब इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ये CH3 इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। अब ये अपने कंपाउंड के ऊपर क्या है, इसको इसके ऊपर नहीं उठा के रख सकते, तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये एसेंशियल कंडीशन है। तो अगर वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रखेगा ना, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम उसे बोल देते हैं कि ये कायरल है, दैट्स इट। अब वहां पे एक कार्बन एटम है नहीं है वो बातें अलग है, मतलब कायरलिटी पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव आएगा वी कैन कॉल इट एज अ कायरल। अब जैसे ये है COOH, COH, COH, सारे मॉलिक्यूल हम इससे चेक कर सकते हैं। COH, जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो सारे OH जो अभी आपको राइट में दिखाई दे रहे हैं वो सब लेफ्ट में दिखाई देंगे। COH, OH is on the left and H is on the right. OH is left and H is on the right and COOH again. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा COOH और अब देखा जाए तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो अलग अलग है कंपाउंड, पर नहीं। देखो इसमें रोटेट किया जा सकता है, मतलब अगर आप घुमा के भी उसको रख पा रहे हो ना उसकी मिरर इमेज के ऊपर तो वो सुपर इम्पॉसिबल होगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, ठीक है, इसको सपोज करो, कैसे घुमाओगे, कॉपी पे ही रख के घुमाना है, ऐसा जंप नहीं करवाना है, ऐसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा जंप करा सकते हो, ऊपर से नीचे नहीं करा सकते, आउट ऑफ प्लेन जंप नहीं करवा सकते हैं। तो जब हम इसको ऐसा घुमाते हैं तो ये COH ऊपर चला जाएगा और ये OH उस साइड पे चले जाएंगे, तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमें पहली दूसरी कोई कंडीशन चेक नहीं करनी, बस लास्ट कंडीशन चेक करो। अगर लास्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज देता है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हमें मिरर इमेज कैसी चाहिए, हमें मिरर इमेज चाहिए नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैंने इसमें ऊपर नीचे चेंज कर दिया फिर क्या होगा, पहले दोनों में COH था ऊपर, अब मैंने CH3 लगा दिया। नाउ लेट्स चेक आउट फॉर इट्स मिरर इमेज। मिरर इमेज में तो अभी बस वही आएगा कि OH इस साइड आएगा, H इस साइड आएगा,
OH इस साइड आएगा, CH3। ठीक है, अब ये कंपाउंड को चेक करो कि ये कंपाउंड कैसा होगा। जब आप इस कंपाउंड को देखते हो तो ये अभी तो आपको देखने में लग रहा है कि नहीं है आ रहा अपनी मिरर इमेज के ऊपर। ठीक है, अब इसको इधर लाने के लिए तुम घुमाओगे, पर घुमा के भी नहीं आ रहा ना। अगर घुमाओगे तो सी क्या बनेगा, इसको घुमाने से देखो, इसको घुमाने से ये बनेगा, इसको एरो लिख देते हैं, रोटेशन से ये बनेगा, CH3 विल बी ऑन द टॉप एंड ये OH ग्रुप्स जो हैं वो लेफ्ट में चले जाएंगे, ये राइट में आ जाएगा और ये COH बनेगा। आप बताओ क्या ये इसके ऊपर रखा जा सकता है? नहीं, ये तो ये डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ये अभी भी क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो जब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रखता है, मतलब ऊपर नीचे डिफरेंट है, तो उस कंडीशंस में ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसे बोलेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। अब इसके कुछ क्वेश्चन दें आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के, चेक करें जरा कि आता है कि नहीं। कुछ पूछना है तो इसमें से पूछ लो। जैसे इसके क्वेश्चंस हैं, पहला सिर्फ कायरलिटी के देते हैं आपको, रुको। दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर कायरल, और ऑप्शन में दे रखा है ओनली ए एंड बी, बी में दे रखा है ओनली बी, सी में दे रखा है ओनली बी एंड सी, डी में दे रखा है ओनली ए।
दो दो का सेट दे देते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा ये फर्स्ट हो गया ना। सेकंड इज which symmetry element makes the given compound chiral? Achiral, sorry. The compound given is CH2OH, CH2OH, H, CO2H. And the options are POS. POS का मतलब पता है तुम्हें. This is a plane of symmetry. Second है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री, वो भी तुम्हें अभी पढ़ाया है. सेंटर ऑफ सिमेट्री COS. C है एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब इसको किसी एक्सिस पे घुमा लें अगर तो सिमेट्रिकल हो जाए AOS. और D है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. AAOS. चलिए try to find the answer of these two, then I will give you the answer. Giving you 1 minute to solve, then I will ask you. वैसे तो 1 minute बहुत ज्यादा है, but चलो anyhow. Yes, one answer I have received in the chat box. Lovepreet. Yes, say beta. बोलो लवप्रीत. Yes, लवप्रीत. मैम इसमें मैम 2 एलिमेंट्स है ना अलग अलग. टू एलिमेंट्स है अलग अलग. आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? फर्स्ट की और सेकंड? फर्स्ट में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कायरल. कौन सा आपको कायरल लग रहा है? कायरल का मतलब क्या होएगा? ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है ना. कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव और उसका रीजन क्या है? पहली ऑप्शन में दे रखा है ओनली A एंड B, मतलब दो हैं. दूसरी ऑप्शन में दे रखा है ओनली B. तीसरी ऑप्शन में दे रखा है ओनली B एंड C. और चौथी ऑप्शन में दे रखा है सिर्फ A कायरल है. मैम ओनली ए मैम, क्योंकि मैम इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है ना लगे हुए अलग अलग पॉइंट्स
आप ऐसा कहना चाह रहे हो बेटा टू टू मॉलिक्यूल नहीं है, ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स कह रहे हो ना? यस मैम। अच्छा देखो, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। अभी के लिए तो आपको कायरल ही पूछा है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे 2 मिथाइल हैं, तो ये भी कायरल नहीं है। और ये वाला ग्रुप देखो, एक मिथाइल, एक यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और चौथा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम तो है ना जिसपे सारे ग्रुप डिफरेंट है, यस मैम। यस मैम। ये कायरल है बेटा। अब इसको देख लेते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये नहीं हो सकता। इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें ये क्या है, कायरल? ये भी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखो बेटा, एक इसमें डिफरेंट है एच, एक इसमें डिफरेंट है CH3। यहां से यहां तक पहुंचे और यहां से यहां तक पहुंचे तो सेम, यहां से फिर यहां आ गए, यहां से यहां आ गए, सेम। तो इसमें 0 कायरल है। ठीक है, तो ये यस मैम। नहीं है। इसमें तो बेटा वैसे ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, और इसमें ये और ये भी सेम है, मतलब ये H हो जाएगा एक, यहाँ यहाँ तक सेम, आगे सेम। तो इसमें भी 0 कायरल। तो आपको जहाँ पे बोलना है ना, 2 मॉलिक्यूल नहीं बोलना, 2 ग्रुप बोलना है। दो भी नहीं है, एक ऐसा कार्बन है जिसपे सारे ग्रुप डिफरेंट है, ये बोलना है। ठीक है, ओके। तो डी इज करेक्ट बेटा। What about the second question? Which symmetry element makes the given compound achiral? Achiral का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इसमें कुछ एक ऐसा सिमेट्री एलिमेंट है जो इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाता है। अब देखो, इसमें ये 2 ग्रुप सेम है, ठीक है, तो ये ऐसा होता है टेट्राहेड्रल। 2 ग्रुप ऐसे होते हैं और 2 ग्रुप ऐसे होते हैं, एक ऐसा वी बनता है और एक ऐसा वी बनता है। तो इसमें से अगर हम एक प्लेन पास करेंगे, देखो, अगर हम इसमें से एक ऐसा प्लेन पास करेंगे ऐसा, तो ये 2 ग्रुप सेम नहीं हो जाएंगे? इसको यस देखना पड़ेगा ऐसे, इसको ये 2 ग्रुप ऐसे हैं और बाकी 2 ग्रुप ऐसे हैं, तो इसमें से ऐसे प्लेन पास करेंगे तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जो इसको एक आइडल बनाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का ही क्वेश्चन हमने किया था टार्टरिक एसिड में। तो क्यों है ये एक आइडल? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इसका ए ऑप्शन आंसर था। क्लियर हुआ बेटा? बाकियों को क्लियर हुआ? यस। यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ,
चलिए ट्राई आउट दीज टू. Yes, beta. Who is going to tell the answer of third? मानसी ने डी का आंसर लिखा है. थर्ड का कौन बताएगा? चलो मानसी, आप फोर्थ का बताओ पहले. मैम क्योंकि इसमें मैम हाइड्रोजन के दोनों ग्रुप सेम है ना, तो मैम वो कायरल नहीं होगा. ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड. दो कंडीशंस थी. पहला तो इवन नंबर. ये कौन सा कंपाउंड है मानसी? ये एलीन्स है. ठीक है. यस मैम. तो एलीन्स में पहली कंडीशंस थी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑड होने चाहिए, वो तो सेटिस्फाई हो रही है. बट दीज टू ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, इसलिए ये कंपाउंड कायरल नहीं है, ये एक कायरल है. वेरी गुड. अब इसके बारे में बताओ, थर्ड के बारे में, कौन सा इसमें से कायरल है? मैम बी. करेक्ट. क्यों कायरल है बी? मैम क्योंकि CH3 और नीचे भी CH3 अलग अलग ग्रुप है. नहीं, ये फिर तो CH3 और CH3 तो सेम है. ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन देखो. इस वाले कार्बन के 4 ग्रुप देखो कौन कौन से हैं. CH3. मैम इनमें बाकी मैम जो ग्रुप्स होंगे वो मैम अलग अलग होंगे, अलग अलग कार्बन पे. ये CH3 है और यहाँ पे देखो 1 2 3, तीन वाला कौन सा होता है? C3H7. ठीक है. और एक क्या होगा? एक हाइड्रोजन लगा लो, और एक ये लंबा चौड़ा CH3H और C2H5. ठीक है. तो ये इस कार्बन पे भी 4 डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी 4 डिफरेंट है. 2 कायरल कार्बन एटम है, तो बी, ओनली बी. ठीक है. यस.
which symmetry element makes the given compound chiral. A chiral. कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ है। इसमें दिया हुआ है इन्वर्टेड वाई। आंसर वही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, alternative axis of symmetry. इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ले जाना पड़ेगा। Which of the following is or are achiral? एक कार्बन और है। Yes, what is the answer of the fourth? Somebody has sent the answer in the chat box. D. D कैसे हो गया? What is the alternating axis of symmetry? देखो पहले तो ना इसको आपको कन्वर्ट करना होता है फिशर प्रोजेक्शन में। फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ना दोनों सीधे वाई होने चाहिए।
ऊपर वाला तो सीधा वाई है, इसको सीधा वाई बनाने के लिए आप 180 पे घुमा लो। देखो 180 पे कैसे रोटेट करते हैं। इसको 180 पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये CH3। इसको 180 पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा B। इसको 180 पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। अब ये जो टोटल आपके पास बन गया ना, इसको आप लिख दो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। अब ये वाला जो पोर्शन होता है CH2 CH3 ये यहाँ पे आता है, ठीक है। जो यहाँ पे CH3 है वो राइट में आएगा, जो यहाँ पे Br है लेफ्ट में वो इधर आएगा। अब यहाँ पे CH3 इधर है, ये आएगा। Br यहाँ पे है, ये यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे CH2 CH3 है, यहाँ पे आएगा। अब आप बताओ इसमें क्या प्रेजेंट है। अब तो आपको देख के पता लग जाएगा क्या प्रेजेंट है इसमें। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? यस मैम। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था। अब कौन सा एक कायरल है? एक कायरल है जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। अब इस वाले को थोड़ा सा घुमा लो। देखो ये सिर्फ आपको ऐसे लग रहा है, Br यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? हमें एक में Br लगा, एक में H लगा, Cl नीचे लगा। तो Cl अगर यहाँ आ जाए, लेट मी टेक इट, एक बार दोबारा से देख ले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Cl ऊपर है, H और Br नीचे है, H और Cl नीचे है, फिर Br, और यहाँ पे H Cl Br Cl Br और Br, ठीक है। और ये तो किसी भी तरीके से सिमेट्रिकल नहीं हो सकते। अगर आप इसको घुमा भी रहे हो तब भी Br यहाँ पे आ जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा, फिर Cl यहाँ पे ऊपर है, तो ये भी कायरल है। इसको देखो, इस पे तो 2 Br लगे हुए हैं, ये Cl लगा हुआ है, ये Br लगा हुआ है, ये कायरल, ये भी एक कायरल कार्बन है तो ये भी कायरल है। हाँ जी, इसको देखो, ये घुमा के कुछ सेम बन सकता है। Br इधर लगा हुआ है तो Br को इधर ले आओ, H को इधर ले आओ, Cl को इधर ले आओ, ले आओगे बिल्कुल, ये ऐसा बन जाएगा। H यहाँ पे, Br यहाँ पे, Cl यहाँ पे, और ये Br यहाँ पे, Cl यहाँ पे, H यहाँ पे। अब देखो इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकता है, तो ये एक कायरल है। यस और नो? यस मैम। तो मतलब इसका ऑप्शन होगा ओनली वन वाला।